नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। एक सांसद की गिरफ्तारी पर देश की सियासत में नया तूफान है। इंडिया अलायंस प्रधानमंत्री मोदी के राजधर्म पर सवाल खड़े कर रहा है। करप्शन के खिलाफ एक्शन को पॉलिटिकल रिएक्शन बता रहा है, लेकिन सरकार इसे भ्रष्टाचार पर अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति बता रहा है। भ्रष्टाचार पर लगाम की मोदी नीति की चर्चा तो अक्सर होती है, लेकिन आज राजधर्म में मैं आपको बताऊंगी भ्रष्टाचार रोकने की चाणक्य नीति क्या है, शास्त्रों के मुताबिक राजा का धर्म क्या है, और सबसे पहले बात होगी भ्रष्टाचार रोकने की चाणक्य नीति की। करप्शन आज भी है, करप्शन हजारों साल पहले भी था। आज से 2300 साल पहले चाणक्य ने भ्रष्टाचार कंट्रोल करने के लिए कुछ नीति बनाई थी, कुछ उपाय किए थे, जिस पर सम्राट चंद्रगुप्त और बिंबिसार के शासनकाल में अमल भी किया गया। करप्शन रोकने का चाणक्य का पहला तरीका था ऑडिट मैकेनिज्म। इस नीति के तहत आर्थिक गतिविधियों की निगरानी होती थी, आर्थिक गतिविधियां कंट्रोल में रखी जाती थी। भ्रष्टाचार रोकने की दूसरी चाणक्य नीति है ट्रांसफर सिस्टम। चाणक्य का यह मानना था कि ट्रांसफर होते रहना चाहिए अधिकारियों का। अच्छी लीडरशिप पोजीशन में लगातार बदलाव होते रहने चाहिए, तभी अफसर को एक जगह लंबे वक्त तक न रखा जाए। ऐसा करने से भ्रष्टाचार बढ़ता है। आज के मॉडर्न युग में भी आप देखते हैं ट्रांसफर और पोस्टिंग लगातार आती रहती है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज में अफसरों का एरिया बदल दिया जाता था। किसी अधिकारी को एक जगह पर लंबे वक्त तक नहीं रखा जाता था। आज भी हमारा लोकतंत्र उसी प्रणाली पर चलता है। करप्शन की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, चाणक्य इस मामले पर भी किसी पर भरोसा न करने की नसीहत देते हैं। भ्रष्टाचार रोकने की तीसरी चाणक्य नीति है जासूसी। सरकारी मशीनरी पर नजर रखने के लिए चाणक्य ने जासूसी का सिस्टम डेवलप किया, और जो जासूस भ्रष्ट अधिकारियों के पीछे लगे होते थे, उनके पीछे भी जासूस लगा दिए, ताकि यह पता चल सके अगर जासूस भी करप्शन में शामिल होता है तो उसे भी पकड़ने के लिए पीछे कोई खड़ा है। चाणक्य की इस नीति से यह पता चल जाता है कि कोई अफसर काली कमाई या सरकारी पैसों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। करप्शन पर कंट्रोल के लिए चाणक्य की चौथी नीति क्या है, वो अब आप देखिए। चौथी नीति है लीडरशिप डेवलपमेंट। चाणक्य ने अच्छे लीडर और अफसर तैयार करने पर जोर दिया। ऐसे अफसर जो खुद के बजाय जनता के हित में काम करें, ताकि सिस्टम को सुधारा जा सके। चाणक्य नीति कहती है कि अच्छे लीडर्स और अफसर तैयार करने के साथ साथ सिस्टम में जो अच्छे लीडर्स और अधिकारी पहले से मौजूद हैं, उनकी तलाश कर उन्हें भी सही जगह पर नियुक्ति दी जाए, उन्हें पोस्ट किया जाए। चाणक्य ने भ्रष्टाचार रोकने का जो तरीका बताया वो कैसा हो और ये कैसे होगा, ईमानदार अफसर की पहचान कैसे हो, ये तरीका भी उन्होंने समझाया। चाणक्य नीति कहती है कि जिस प्रकार सोने की क्वालिटी को चेक करने के लिए उसे रगड़कर पत्थर पर देखा जाता है, फिर उसमें छेद करके देखा जाता है, उसे आग पर तपाया जाता है, उसे पीट पीट कर परखा जाता है कि सोना कितना खरा है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के परीक्षा के लिए भी उसे त्याग, शील, गुण और कर्म की परीक्षा लेनी चाहिए। चाणक्य नीति में अच्छे लीडर और अच्छे अफसर की पहचान का तरीका भी बताया गया है। पहली पहचान है त्याग की भावना, यानी अधिकारी या लीडर का जोर पर्सनल फायदे, ये पोजीशन पावर के लिए तो नहीं है। वो नौकरी कहीं इसलिए तो नहीं कर रहा कि वो अपने पद और पोजीशन का फायदा उठा रहा है। चरित्र की पड़ताल भी बहुत जरूरी है। कैरेक्टर में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसका गुण देखना होता है कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। और चौथी पहचान यह है कि कर्म, उसका काम कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने हितों को साधने के लिए 1-1 करोड़ रुपए की डिलीवरी घर तक हो रही है। मैंने केवल एक मिसाल के तौर पर दिया, इसे केवल मौजूदा घटना से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि इस पर तो अभी भी जांच हो रही है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए चाणक्य का सबसे ज्यादा जोर किन 3 चीजों पर था, वो आपको बताती हूं। पहला, टैक्स चोरी पर बड़ा और कड़ा एक्शन। नकली मुद्रा यानी फेक करेंसी पर नकेल लगे और जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई हो। आज के युग में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या कर रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस सॉल्व कर रहा है। ये क्या है? ये चाणक्य नीति है। अगर आप मोदी सरकार के काम को गौर से देखेंगे तो उस पर भी चाणक्य नीति का असर दिखाई देता है। कुछ उदाहरण आइए मैं आपको बताती हूं। चाणक्य नीति कहती है कि काले धन और टैक्स चोरी पर नकेल जरूरी है। मोदी सरकार ने ब्लैक मनी के खिलाफ कई अभियान चला दिए।
नोटबंदी के पीछे भी यही मकसद था। चाणक्य नीति कहती है कि नए व्यापार को टैक्स फ्री रखा जाए। मोदी सरकार भी यही नीति अपनाती है। स्टार्टअप पर 3 साल तक टैक्स नहीं देना होता है। प्रधानमंत्री मोदी करप्शन के खिलाफ एक्शन को अपना राजधर्म बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूं कि शास्त्रों के मुताबिक, धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक, पुराणों के मुताबिक राजधर्म क्या है। सबसे पहले आपको बताती हूं चाणक्य के मुताबिक राजा का धर्म क्या है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञयः प्रजानाम च हिते हितम नात्म प्रियम प्रियम राज्ञः प्रजानाम तु प्रियम प्रियम। चाणक्य का मानना यह था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा का अपना प्रिय कुछ भी नहीं है, प्रजा का प्रिय ही राजा का प्रिय है। यह है चाणक्य नीति। लेकिन मनुस्मृति में तो राजा के धर्म के बारे में बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं। इनमें से पहला श्लोक, वरुणेन यथा पार्श्वबर्ध एवाभिदृश्यते तथा पापान निगृह्यात् व्रतमेतत्वी वारुणम। इसका मतलब यह है कि जैसे पानी के भंवर में इंसान किसी जाल में फंसने जैसा अनुभव करता है, ठीक वैसे ही राजा को भी गलत करने वाले को कारागार में डाल देना चाहिए, उसे जेल भेजना चाहिए, ताकि प्रजा में या फिर आजकल के मॉडर्न युग में अगर हम ये कहें कि लोकतंत्र में जनता के बीच में एक डर बैठे कि गलत करने वाले को सजा मिलेगी। अभी कोई राजपाट है नहीं, लोकतंत्र है, सरकार है, कानून है, जांच एजेंसियां हैं और उनका धर्म भी यही है कि गलत करने के खिलाफ कानूनी चाबुक चलाया जाए, जिससे कि देश में कानून का डर बना रहे, लोकतंत्र मजबूत रहे। मनुस्मृति राजा का धर्म समझाते हुए कहती है कि राजा का धर्म है प्राणियों की रक्षा करना, ईर्ष्या ना करना, जेलसी की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, समाज को शिक्षित करना, सरकार को चलाने के लिए, प्रशासन के लिए अच्छे सहायक रखना, अपराध खत्म करना और न्याय के तराजू पर सभी को बराबर रखना। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति चाहे आम हो या फिर व्यक्ति खास हो, न्याय सभी के लिए बराबर है। महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 56 से 172 तक राजा के धर्म के बारे में विस्तार से वर्णन दिया गया है। कर्म देखकर काम देना, राष्ट्र की रक्षा करना, त्याग की भावना रखना, सगे का जुर्म भी माफ ना करना, यही तो हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में। अपने थे, लेकिन इसके बावजूद कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि अपने अगर गलत पथ पर हो तो उनका भी हनन होना चाहिए, उनका भी अंत होना चाहिए। दुर्बल को बल देना, हमेशा सत्य का साथ देना, गुप्त मंत्रणा सार्वजनिक ना करना। आपको पता है सीक्रेसी की ओथ, चाहे वो प्रशासन का आदमी हो, चाहे वो सुरक्षा में खड़ा हुआ तैनात आदमी हो, या फिर वो कोई सरकारी अधिकारी हो, या फिर सरकार का व्यक्ति ही क्यों ना हो, और जो ओथ ऑफ सीक्रेसी है वो ली जाती है। ये बात तो महाभारत में भी है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, लोक रंजन मेवात्र राज्ञाम धर्मः सनातनः, यानी राजा का धर्म है प्रजा का कल्याण करना, यही सनातन है, यही शाश्वत है और यह हमेशा होना चाहिए। यह तो था शास्त्रों के मुताबिक राजधर्म, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो राजधर्म निभाया उस पर तो जमकर बवाल मचा है। मैं आपको ईडी की रिमांड कॉपी के वो पन्ने दिखाऊंगी जिसमें संजय सिंह पर लगे हुए एक एक आरोप का बखान किया गया है। पूरा कच्चा चिट्ठा है ईडी के मुताबिक। लेकिन उससे पहले आप संजय सिंह का 26 मई को दिया हुआ एक बयान सुनिए। इसमें ईडी को अपने खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने चुनौती दी थी। जरा सुनिए कैसे डंके की चोट पर यह चुनौती दी गई थी। ऐसी कायरता दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताते हो अपने आप को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ। उन लड़कों से लड़ रहे हो जिनको मैं कहता हूं यार इस मरीज को इस अस्पताल में दिखा दो, उस मरीज को उस अस्पताल में दिखा दो, उनसे झगड़ा कर रहे हो। मोदी जी बड़ा अफसोस हुआ, आप तो इतने ताकतवर आदमी हैं, आप मुझे पकड़ के जाइए, डालिए जेल में। हमारे साथ में रहने वाले लोगों को, उनको आप मुकदमे डाल, आप मुझे बुलाइए ना, ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाइए, ये सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। आपने सुना, संजय सिंह ने कहा कि ईडी बुलाएगी तो एक एक कागज लेकर जाऊंगा। बड़ा सा झोला दिखा दिया। ईडी ने संजय सिंह को बुलाया,
लेकिन 3.5 महीने के बाद इस दौरान ईडी ने सबूत भी इकट्ठा किए। वो उन सबूतों की डिटेल रिमांड कॉपी में दर्ज है। मैं आपको रिमांड की कॉपी का वो पन्ना दिखा रही हूं जिसमें संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिमांड कॉपी में स्पष्ट लिखा है कि संजय सिंह शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं, यानी घोटाले की पूरी साजिश ही संजय सिंह की थी। रिमांड कॉपी के एक दूसरे पन्ने में रिश्वत की रकम देने के बारे में भी पूरी क्रोनोलॉजी बताई है। लिखा गया है कि शराब घोटाले के आरोपियों से संजय सिंह के नजदीकी संबंध है, वो रिश्वत के खेल में शामिल थे। संजय सिंह ने 2 करोड़ रुपए लिए थे। विजय नायर के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने समीर महेंद्रू से 3 करोड़ रुपए लिए। इसमें से 1 करोड़ रुपया संजय सिंह के करीबी सर्वेश को दिया गया। घूस की रकम दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के घर पहुंचाई। ईडी की रिमांड कॉपी के मुताबिक संजय सिंह को 2 करोड़ की रिश्वत की रकम 1-1 करोड़ की 2 किश्तों में दी गई थी। ईडी ने जो मनी ट्रेल बताई है उसके मुताबिक रिश्वत की 4 करोड़ की रकम में से 2 करोड़ रुपए हरिंदर सिंह ने उठाए। इसमें से 1 करोड़ की रकम संजय सिंह के घर भेजी गई। यह संजय सिंह को दी जाने वाली दूसरी किस्त थी। 1 करोड़ की पहली किस्त दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के करीबी सर्वेश के जरिए भिजवाई थी। जिस दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के घर पैसे पहुंचाए, उसकी स्टाफ और संजय सिंह के करीबी सर्वेश की सीडीआर लोकेशन भी ईडी के पास मौजूद है। ईडी के मुताबिक ये पैसे गोवा चुनाव के लिए लिए गए। 3 किस्तों में 3 करोड़ की रकम ली गई। संजय सिंह तक जब पैसे पहुंच गए तब पैसों के लेन देन को लेकर उनके साथ फोन पर बातचीत भी हुई। घूसखोरी के इस खेल में शामिल दिनेश अरोड़ा के बारे में संजय सिंह को सब पता है। संजय सिंह ने शराब पॉलिसी में बदलाव का भरोसा दिया और कहा कि वो मनीष सिसोदिया से कहकर पॉलिसी में बदलाव करा देंगे। रिमांड कॉपी के मुताबिक डील इसको लेकर भी हुई थी कि संजय सिंह के टीम मेंबर विवेक त्यागी को बिजनेस में हिस्सा दिया जाएगा, पार्टनरशिप होगी। विवेक त्यागी को अमित अरोड़ा के बिजनेस में हिस्सेदारी की बात तय हुई। ये विवेक त्यागी संजय सिंह के संसदीय सहायक हैं। अब बात आगे बढ़ी। रिमांड कॉपी के मुताबिक जो मनी ट्रेल सामने आया, वो मनी ट्रेल क्या है, कैसे पैसों की हेराफेरी हुई, इधर से उधर गए, वो देखिए। संजय सिंह को दिनेश अरोड़ा ने 2 किस्तों में पैसे दिए। पहली किस्त अगस्त से अक्टूबर 2021 के बीच में दी गई और दिनेश अरोड़ा ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से 3 करोड़ रुपए लिए। उसमें से 1 करोड़ रुपए संजय सिंह के करीबी स्टाफ सर्वेश मिश्रा को दिए गए और ये पैसे विजय नायर के निर्देश पर संजय सिंह के आवास पर दिए गए। 1 करोड़ की दूसरी किस्त मार्च-अप्रैल 2022 में दी गई और इसमें दिनेश अरोड़ा ने अभिषेक बोनापल्ली से 4 करोड़ रुपए लिए। कांग्रेस संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध तो कर रही है, लेकिन साथ ही पंजाब में कांग्रेस नेता सुखपाल खेड़ा और ओपी सोनी की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठा रही है। आज कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि ईडी द्वारा संजय सिंह की गिरफ्तारी और पंजाब पुलिस द्वारा खेड़ा और सोनी की गिरफ्तारी दोनों गलत है, इसलिए वो इसे बदले की राजनीति का विरोध करते हैं। यानी कि संजय सिंह के बहाने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एक बार फिर ठन गई। केसी वेणुगोपाल के ट्वीट के बाद शरद पवार राहुल गांधी और खड़गे से मिलने के लिए पहुंचे। शरद पवार इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड तो हैं ही, वहीं केसी वेणुगोपाल उस कमेटी के मेंबर हैं जो हो रहा है उसे विरोधी मोदी, यानी कि मोदी का जो विरोधी अलायंस है उसमें कोऑर्डिनेशन कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब राहुल गांधी से सीधा उनकी मुलाकात हो जाना, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हो जाना, लेकिन शरद पवार का केसी वेणुगोपाल से ना मिलना। खैर, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो इंडिया अलायंस के नेताओं में विरोध हुआ, लेकिन कांग्रेस खुलकर आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही है। कांग्रेस की ये चुप्पी केजरीवाल को दर्द भी दे रही है। राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे, क्या फर्क पड़ता है? तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टेंशन है और सबसे बड़ी टेंशन तो आम आदमी पार्टी की यह है कि अब संजय सिंह के बाद किसका नंबर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।